जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो में अभी हम पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था। और ये आपका ये दूसरा पार्ट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि एवं विकास, मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। काफ़ी ध्यान से देखिएगा क्योंकि कई सारे प्रश्न आपके इसके एग्जाम में बनेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। आपका इससे पहले एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, अगर आप वो नहीं देखे होगे देख लेना। साथ ही 9 बजे एक सीरीज आता है, मैं डेली 20 क्वेश्चन कवर करवाता हूँ रात के 9 बजे। वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, देखिएगा उसको, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। 20 नंबर का 20 क्वेश्चन रहता है। ओके, तो उसको पार्टिसिपेट कीजिएगा रात के 9 बजे। अभी प्रश्न है हमारा कि किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली मात्रात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि कहलाता है। कुछ भी अगर इकोनॉमी में मात्रात्मक परिवर्तन होगा, मीन्स क्वांटिटी चेंज होगा, उसे क्या कहलाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। क्वांटिटिव चेंज मतलब वो बढ़ेगा तब। ओके, अगर वो घट गया तब इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया, घट गया। आगे दिया गया है, प्रति व्यक्ति समग्र उत्पाद व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाता है? ये आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। इस सबको समझो, चाहे वो मात्रात्मक परिवर्तन अर्थव्यवस्था में हो या फिर पर कैपिटा इनकम में कोई इजाफा हो, ये दोनों क्या दिखाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ। एक प्रश्न मैंने पिछले क्लास में भी जिक्र किया था कि किसी भी देश का जीडीपी या वहाँ का अर्थव्यवस्था मापने का सबसे अच्छा सूचक क्या होता है? पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम मीन्स प्रति व्यक्ति आय कितना है, वो मापना सबसे मीन्स ऑथेंटिक तरीका माना जाता है। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी, मीन्स उस देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। किसी भी देश में अगर पूंजी निर्माण हो रहा है, मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस देश पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मीन्स उस देश का इकोनॉमी क्या होगा? स्ट्रांग होगा। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है? यही प्रश्न मैं जिक्र कर रहा था कि किसी भी देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसको मापने का सबसे अच्छा मीन्स मापदंड कौन सा होता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, प्रति व्यक्ति आय। ओके, पर कैपिटा इनकम सबसे अच्छा मापन होता है। ये मापा कैसे जाता है? तो टोटल जीडीपी देश का और टोटल पॉपुलेशन डिवाइड दे देता है, वही निकल के आता है पर कैपिटा इनकम। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की थी? तो 2006 से 7 वर्ष था जिसमें हमने 9.6% वृद्धि गेन किया था। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना, मीन्स यहाँ पे तो ये रीज़न है ही, साथ ही एक मेन रीज़न है कि यहाँ पे गैप बहुत है। मीन्स जो अमीर है वो काफ़ी अमीर है, काफ़ी रिच है, और जो पुअर है वो काफ़ी गरीब ही है। तो इस दोनों का गैप काफ़ी अधिक है, इसीलिए हमारा अर्थव्यवस्था दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था है। लेकिन हम हंगर इंडेक्स जो होता है उसमें अगर 117 कंट्री का जिक्र होता है तो हमारा देश उसमें से 94 नंबर स्थान पे आता है। 107 में 94 आया था, 117 में हमारा देश आया था कितने स्थान पे? 104 नंबर पे आया हुआ था। तो काफ़ी गलत स्थिति है ये। आगे यहाँ पे दिया गया है कि एशियाइन विकास बैंक मीन्स एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार वर्ष 2019 में भारत की समृद्धि दर मीन्स जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितना रहा था? 6.5%। 6.5%। 2020 में तो -10% होने का चांस है, पर अभी तक मीन्स अनुमान ही है, जब नया आएगा तब आप लोगों को याद करना होगा। अभी याद रखना है कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मनीला में देखने को मिलेगा, मनीला। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होता है, इसमें सामाजिक मूल्य भी निहित होता है। इस प्रश्न को हम पहले भी डील कर चुके हैं, पहले समझ चुके हैं, इसीलिए इसको थोड़ा स्किप कर गया। आगे आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक क्या है? तो मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी, मीन्स असमानता अगर कम होगा तो ये सब किसी देश के लिए अच्छी बात है। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, ये सारे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साइन।
आर्थिक उदारवादीकरण या आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रहा? तो वो 2006 से 7 के बीच 9.6% रहा, जो कि भारतीय इतिहास में सबसे अधिक रहा। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रहा? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रहा, क्योंकि उसी में अकाल भी पड़ा था, फिर युद्ध भी हो गया था, तो सबसे कम रहा था। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक मीन्स 7.8% रहा? याद रखिएगा, अभी जो हम पढ़े थे 2006 से 7 वो एक सर्टेन ईयर के लिए था, ओके, जिसमें 9.6% था। ये पूछा जा रहा है किस पंचवर्षीय योजना में? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो था उसमें 7.8% का वृद्धि रहा। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो उसे ही हम कहते हैं आर्थिक विकास की दर। आर्थिक विकास की दर। आगे दिया गया है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक मीन्स फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का प्रतिपादन किसने किया? ये क्या मॉरिस डी मॉरिस ने। मॉरिस डी मॉरिस ने 1976 में, जब इंडिया में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी टाइम मॉरिस डी मॉरिस ने क्या किया था? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का प्रतिपादन कर दिया था। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम मीन्स ये हुआ कि किसी भी जो देश है या किसी भी राष्ट्र का जो इकोनॉमिक के पर्पस से जो बेसिक फैक्टर होता है, जैसे कि आपका भोजन हो गया, आवास, हॉस्पिटलिटी, ये सब जो है मेन आवश्यक आधारभूत है मीन्स बेसिक नीड अप्रोच। तो ये 1970 में विश्व बैंक ने प्रतिपादित कर दिया कि ये सब होना अनिवार्य है किसी भी देश के लिए, ओके। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि मीन्स पीपीपी, परचेजिंग पावर प्रोसेस जो होता है वो का प्रतिपादन किसने किया था? जी.आर. कैसेल ने। जी.आर. कैसेल ने। आगे प्रश्न है आपका, मीन्स प्रश्न नहीं, ये लाइन दिया गया है। विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति समता मीन्स परचेजिंग पावर पेरिटी, पीपीपी का फुल फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा, क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा, इकोनॉमिक के मामले में भारत 5वें स्थान पे है, लेकिन परचेजिंग पावर में भारत तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे यूएसए है, दूसरे स्थान पर चीन, तो या पहले स्थान पे चाइना है, ठीक ना, पहले स्थान पे चाइना, दूसरे स्थान पे यूएसए। पहले मीन्स पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूँ तो पहले यूएसए ही आता था, पर ये नया अपडेट है तो फिर इसको याद कर लो आप लोग कि पहले स्थान पे चाइना, दूसरे स्थान पे यूएसए और तीसरे स्थान पे अपना भारत है। वर्ष 2020 में जारी अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम आईसीपी के अनुसार पीपीपी के आधार पर विश्व जीडीपी में भारत की भागीदारी कितनी है? 6.7%। विश्व के जीडीपी में भारत का हिस्सेदारी कितना है? 6.7%। दुनिया में सबसे अधिक किसका है? यूएसए का। यूएसए का काफ़ी अधिक उसका जीडीपी है, 21 ट्रिलियन डॉलर का है, 21 या 24 है, 24 ट्रिलियन डॉलर का है। चाइना का 12 ट्रिलियन डॉलर का था, देखे हुए थे पिछले वीडियो में, 12 या 14 का था। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्शा गाँव मीन सिंपल विलेज के संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है? तो वहाँ का आधिकारिक संरचना कैसा है, सुख साधन कैसा है, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित सूचकांक को जारी करता है कौन? भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन, ओके। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 में मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कहा जाता है इसको को प्रस्तुत किया गया था? तो यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है HDI रिपोर्ट जारी करता है, कब से? 1990 से। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक HDI का भी फुल फॉर्म याद रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसके द्वारा विकसित किया गया था?
महबूब उल हक द्वारा, महबूब उल हक के द्वारा ये HDI प्रकाशित किया गया था। याद रखिएगा ये पाकिस्तान के हैं, महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। इस तीनों को याद रखना पड़ेगा। मानव विकास सूचकांक जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें क्या सब मेजर किया जाता है? तो जीवन प्रत्याशा मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल शैक्षिक स्तर और पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। ओके, तो ये सब उसमें काउंट किया जाता है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष है और न्यूनतम कितना है? 20 वर्ष लिया गया है। मैक्सिमम आपको सबसे अधिक कहाँ पे देखने को मिलेगा? जापान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, आगे दिया गया मानव विकास रिपोर्ट मीन्स HDI मीन्स तीनों में मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ और एजुकेशन, इस पर कैपिटा इनकम, इस तीनों में मिला के नॉर्वे क्या है? टॉप स्थान पे है। याद रखिएगा ये वाला प्रश्न जो है HDI में कौन कौन शामिल होता है, इस तीनों को याद कर लेना, नहीं तो शामिल क्या सब कर देगा? पीने के लिए स्वच्छ पानी, तो वो इसमें काउंट नहीं है। एजुकेशन इसमें काउंट नहीं है। तो याद रखो जीवन प्रत्याशा, प्रत्याशा लिखा है यहाँ भी, जीवन प्रत्याशा लिखा रहता है कहीं कहीं। शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, इसको नहीं भूलना। जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ये तीनों HDI का प्रमुख घटक है। आगे है सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है तो उससे क्या अभिप्राय है? तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का भी आर्थिक विकास होगा, यही है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। या नीचे एक लाइन लिखा गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मीन्स मानव विकास सूचकांक 2019 का जो लिस्ट आया था, रिपोर्ट आया था, ये कौन प्रकाशित करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, ये करता है। इसमें भारत का स्थान क्या था? 129 स्थान था, 129 स्थान था, काफ़ी कम था। तो अभी तक हमने 2 पार्ट इसका कंप्लीट किया है इकोनॉमिक्स का, और आपका 7 से 8 पार्ट आएंगे, उसमें आपका इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा देखिएगा, आपको इकोनॉमिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आप क्या करना कि लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक जो है उससे आप टेस्ट देना, आपको अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।